बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ और अफसोसनाक वाक़या ये था कि दारुल उलूम हक़ानिया कोड़ा खटक में धमाका होता है, उसकी मस्जिद में धमाका होता है। और ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये दहशतगर्द जो कि अपने आप को शायद मुसलमान कहते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि कोई मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाजियों के ऊपर किस तरीके से अटैक कर सकते हैं। और इसका टारगेट IG KPK के बकौल मौलाना हामिदुल हक थे। उन समेत 7 अफराद शहीद हो चुके हैं, 16 जख्मी हैं। अस्पतालों के अंदर जिनको पहुंचाया गया वहाँ भी वही बम धमाके के जो इंजरीज होती हैं वो सामने आई हैं। दिस वाज अ टारगेटेड अटैक। और मौलाना हामिदुल हक बड़ी बैलेंस्ड किस्म की रिलीजियस थॉट रखते थे और वो एजुकेशन के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से बड़े एडवोकेट भी थे। और पिछले दिनों उनकी कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसी आई थी जिसके अंदर उन्होंने तालीम, जो खातीन की तालीम है उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। और जो तालिबान, अफगान तालिबान की साइड पर खातीन की तालीम को रोक दिया गया, वो उसके भी खिलाफ थे। ये सारा कुछ करने के बाद खवारिजीन ने उनको शायद इसी थॉट पे या पता नहीं किस मंतक के बेसिस के ऊपर टारगेट किया और वो आज शहीद हो गए हैं। तो ये एक अफसोसनाक खबर है जिससे हम प्रोग्राम को आगाज़ करेंगे और अपने मेहमान से भी पूछेंगे कि आखिर इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, क्योंकि अभी पिछले दिनों कुछ ग्रैंड अपोजिशन इंस की बातें हो रही थी और ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इतने अरसे तक नहीं बन सका, फवाद चौधरी साहब को इस बात पे जो है वो दुख भी है, अफसोस भी है और शिकायत भी कर रहे हैं। बहुत ही इनकॉम्पिटेंट किस्म की जो लीडरशिप है वो तहरीके इंसाफ के ऊपर मुसल्लत की गई है, जिनका कोई सियासी तजुर्बा नहीं है। 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनना चाहिए, ये उस अलायंस को बनाने में नाकाम हुए और जब बनने जा रहा था तब भी माइनस फजलुर रहमान की कोशिश शुरू कर दी। एक तरफ हम देखते हैं कि एक हुकूमती निजाम है और दूसरी तरफ एक नाअहल अपोजिशन। इन दो के दरमियान पाकिस्तान की कौम जो है वो फंसी हुई है। अब एक तरफ ये और दूसरी तरफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के अंदर भी कौन सी जमात किस बैठेगी, इसके ऊपर अभी भी सवाल है। इसलिए क्योंकि JUI ये बड़ा साफ और वाज़े तौर पर कह चुकी है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ये बात कह चुके हैं कि जो एहतजाज का तरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो एहतजाज का तरीका किसी भी तरीके से हम नहीं अपनाएंगे। इसी के साथ शाहिद खान अब्बास साहब मेरे अपने प्रोग्राम में यहाँ बैठे हुए तशरीफ फरमाए हुए ये कह चुके हैं कि हम एहतजाज उस सिमत पे या उस तर्ज पे नहीं करेंगे जिस तर्ज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है। तो अभी इस टाइम पर अपोजिशन लीडरान के दरमियान ही बहुत सारी बातें तय होना बाकी हैं। लेकिन इसी से थोड़ी देर पहले तक एक ऐसी मुलाकात जिसके अंदर तमाम के तमाम अपोजिशन के, ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के जो लीडरान हैं वो बैठे हुए थे KPK हाउस में, यहीं इस्लामाबाद में हमारे दफ्तर से कुछ देर दूर के फासले पर, और वहां कुछ गुफ्तगू हो रही थी। अब वो जो गुफ्तगू हो रही थी उसकी बात मैं करूंगी क्योंकि जो हमारे साथ मेहमान आने वाले हैं वो हमें उस गुफ्तगू के बारे में भी बताएंगे। लेकिन दूसरी से हुकूमत ने काबीना के अंदर एक लंबी चौड़ी इंक्रीमेंट कर दी और वो जो लंबा चौड़ा इंक्रीमेंट है उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स किधर गए। 12 फेडरल मिनिस्टर्स और 9 स्टेट मिनिस्टर्स का इजाफा हुआ है। अब इससे पहले हुकूमत ये कह रही थी कि हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो तनख्वाहें नहीं लेते हैं। क्या ये फेडरल मिनिस्टर्स तनख्वाहों के बगैर चलेंगे? और अगर चलेंगे तो फिर जो आसपास के खर्चे हैं वो उनका क्या बनेगा? शिबली फराज साहब भी इसी हवाले से शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुने, कल वजीरों का एक जुर्मट इन्होंने अपनी नाअहल हुकूमत की काबीना में मजीद इजाफा किया है। वो जो कश्ती डूब रही थी उसमें मजीद इन्होंने मुसाफिर बिठा दी। अगर इसको कल डूबना था तो ये आज डूब जाए। काबीना को 50 से ऊपर ले गए हैं, 50 क्या 100 भी कर लें, इनकी इखलाकी हैसियत कोई नहीं है। आपने बहुत पैसा बनाना था, आपने आइंदा नस्लों के लिए भी बना दिया। आप इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें। अब ये काबीना के इंक्रीमेंट पे आज शिबली फराज साहब शिकायत कर रहे हैं और जिस टाइम पर PTI हुकूमत में थी उस टाइम पर PMLN शिकायत किया करती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चेहरे बदलते हैं कुर्सियों के, और अपोजिशन की कुर्सियों के, हुकूमत की कुर्सियों के, लेकिन बातें वही रहती हैं। जमातें मुख्तलिफ हो जाती हैं लेकिन बातें वही रहती हैं। अजीब सी बात है। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं कह रही थी कि वो एक मीटिंग अटेंड करके आए हैं, जिस मीटिंग के अंदर सारे अपोजिशन लीडर्स बैठे हुए थे KPK हाउस में। साहिबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम पर बड़े इंपॉर्टेंट और कलीदी इत्तेहादियों में से शामिल हैं। साहिबजादा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपने खुद TTP की वजह से बड़ा सफर किया हुआ, ये खवारिजीन की वजह से बड़ा सफर किया हुआ है और इन खवारिजीन ने आपकी अपनी फैमिली को बड़ा जो है वो लॉस पहुंचाया है, बहुत बड़े बड़े लॉसेस पहुंचाए हैं। आज मौलाना हामिद साहब की शहादत हो गई है और सारे सिमत जो है वही है। इसके ऊपर को कमेंट देना चाहेंगे साहिबजादा साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी. लेकिन बहुत अफसोसनाक, चूँकि ये जो मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट हैं और रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, इनकी वजह से मेरे तो वालिद और मेरी पार्टी के अराउंड 160 पीपल वो इस दुनिया में नहीं रहे. और मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब जो हैं वो एक इंतहाई मुतदल मिजाज शख्सियत थे. चंद दिन पहले हम के पी के हाउस में भी एक मीटिंग हुई थी बैनुल मसालक हारमनी के हवाला से. CM के पी के ने वो इनिशिएटिव लिया था, वहाँ पर भी मौजूद थे और वहाँ पर भी उन्होंने इंतहाई पॉजिटिव गुफ्तगू की. उन्होंने मज़हब के अंदर वायलेंस को ख़त्म करने की बात की और तमाम तबक़ात फ़िक्र को साथ लेकर चलने की बात की. सो मैं ये समझता हूँ कि एक तो किसी भी मदरसा पर हमला और फिर मस्जिद में दौरान नमाज जुमा, और देवबंद की एक बड़ी शख्सियत थी, ज़ाहिर है उनकी सर्विसेज हैं, तो इट्स अ सैड डे. इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है. मैं अब एक और ऐसा सवाल करूंगी जो पॉलिटिकल भी है एंड अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस भी है. जो परपेट्रेटर्स सामने नजर आ रहे हैं वो खवारिजीन हैं, और वो परपेट्रेटर्स वो हैं जिन्होंने मौलाना साहब को इसलिए कि उन्होंने खवातीन की एजुकेशन के हवाले से उनके हक में बोला और उनको एजुकेशन से रोकने के खिलाफ बोला, उनको शहीद कर दिया गया. अब आप एक ऐसी जमात के साथ खड़े हैं जो कि TTP को सपोर्ट भी करती रही, उनको रिहेबिलिटेट करने की भी बात करती रही. साहबजादा साहब, आपने खुद सफर किया उन लोगों के हाथों जिनके आप इत्तेहादी हैं, वो जिनको सपोर्ट कर रहे हैं. हाउ डज दिस गो टुगेदर? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि खान साहब वाज वेरी क्लियर ऑन इट कि ही इज़ नॉट सपोर्टिंग TTP. जिस वक्त इन लोगों को कौमी धारे में लाने की बात की जा रही थी, तो उससे मुराद वहाँ के शहरी थे. TTP के हवाला से मैं चूँकि उस मीटिंग के अंदर भी मौजूद था, हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, उसमें 11 के करीब लोग मौजूद थी. दो आई बाइकॉटेड दैट ऑन दिस इशू कि मिलिटेंट्स के साथ किसी भी सतह पर नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए. वो 80,000 पाकिस्तानियों के कातिल हैं. लेकिन वहाँ पर ये बात बहरहाल कैटेगराइज करके क्लियर की गई थी कि वो आर नॉट टॉकिंग अबाउट TTP. और खान साहब का मौक़िफ़ भी अफगान तालिबान थे, और तालिबान के अंदर भी कुछ लोग जो मुकामी सतह पर हैं, दे ऑल आर नॉट द पार्ट ऑफ TTP. कुछ और ग्रुप्स भी हैं थे वहाँ पर जो जिहाद में बनाए गए. मेरे से ज्यादा कौन जानता है जी. आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट. फिर तो आपको इसके बारे में बड़ा वोकल होना चाहिए ना. और खान साहब ने बोला इस बारे में, बड़ा खुल के बोला. कोई जो भी बात तो है वोकल हूँ जी. मैं मकसद है जितना सपोर्ट किया मेरे वालिद ने पाकिस्तान के रियासती इदारों को, जितना सपोर्ट किया मैंने, जितना सफ़र किया मैंने, जिस जिन चीज़ों से गो थ्रू हुआ, उसके बाद आज मैं तो रियासती इदारों की नज़र में दहशतगर्द हूँ, बागी हूँ, गद्दार हूँ. 61 FIRs जो हैं या प्लस मुझे नहीं पता कितनी हैं मामले में, लेकिन दहशतगर्द होना, बागी होना, ये वाली चीजें तो अलग है ना. मैं तो आज भी करना. मुझे ये बताएं साहबजादा साहब, जो हुआ आप लोगों की अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस की जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, सेमिनार था, हुकूमत कहती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नहीं रुकवाया. ये बेसिकली होटल की इंतजामिया के साथ आपका इशू था. ये वाकई में होटल की इंतजामिया के साथ इशू था? पहले एक होटल हुआ, उसका NOC कैंसिल हुआ. आई कैन प्रोवाइड दैट बाय द गवर्नमेंट. फिर दूसरा होटल हुआ, उसका NOC कैंसिल हुआ. फिर E11 के अंदर मार्की हुई, जिसका NOC भी कैंसिल हुआ और जिस मार्की को सील भी किया गया मजिस्ट्रेट की तरफ से. अब मुझे ये बताएं, ये मजिस्ट्रेट के अलावा या AC के अलावा कोई बंदा सील कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को, और क्या वो हुकूमत के अंडर नहीं आते? नंबर 1. नंबर 2, जब लेजेंड होटल हुआ, डे 1 की तकरीबात हो गई, इस्लामाबाद थाना सेक्रेटेरिएट का SHO जो है वड़ाइच, वो वहाँ पर क्या कर रहा था? मुतलका DSP वहाँ पर क्या कर रहे थे? हुकूमत ने उनको ऑर्डर दिया था कि इसको नहीं, हुकूमत ने उन्हें क्या, लाइव वीडियो मौजूद है. नहीं, वो आई अंडरस्टैंड. जब GDA की क़यादत होटल के जो मैनेजर हैं उनके कमरे में बैठी हुई है, तो वो ये वर्ड कह रहा है कि जी मेरे पे प्रेशर आ रहा है, बेतहाशा प्रेशर आ रहा है, मैं क्या करूं. ये उसके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स तो नहीं है. तो जब होटल की मैनेजमेंट खुद कह रही है कि उन्हें प्रेशर दिया जा रहा है. अच्छा, अगली बात ये है, हमने अगर कोई उसके अंदर कोई मसला क्रिएट करना होता या कोई चीज क्रिएट करनी होती तो हमारे पास और 100 तरीका था करने का. ठीक है. सो अच्छा, आपके मीडिया के लोग थे, बिल्कुल आपके चैनल के लोग थे, बिल्कुल थे. उनसे जरा पूछिए जो रिपोर्टर था वहां मुझे पर. पूछने की जरूरत नहीं वैसे साहबजादा साहब. मैं तो आई बिलीव के सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. मेरा ख्याल है, नॉट रॉन्ग. नहीं, आई वाज नॉट देयर अनफॉर्चुनेटली. आई वाज बिजी इन माय पर्सनल कमिटमेंट्स. लेकिन बात ये है कि
सेमिनार से कोई मसला नहीं होता, लेकिन अब मुझे बताइएगा आपकी जो ग्रैंड अलायंस बननी थी ऑपोजिशन की, वो तो इस टाइम पर फिर भी होल्ड पर रहे। आप लोग एहतजाज की कॉल्स दे रहे हैं और कह रहे हैं अब हम सड़कों पर आएंगे। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम सड़कों वाला एहतजाज नहीं करते। दूसरी तरफ JUI कह रही है, कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि हम एहतजाज के तरीके से PTI से और उनके इत्तेहादियों से इत्तफाक नहीं करते। तो फिर क्या होना है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस वक्त भी KP के हाउस के अंदर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की मीटिंग में बैठे हुए हैं। मैं उस मीटिंग से निकल के आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, क्या डिसाइड हुआ? बस हो जाएगा करीब जल्द। तो थोड़ा तो ब्रेकिंग तो देना मेरे प्रोग्राम में। नहीं, ब्रेकिंग यही है कि देखें तमाम जमातों का इस बात पर इत्तेफाक, एक तो कल जो एलामिया आया वो मुत्तफिका था। ओके। दूसरा ये है कि तमाम जमात, उसमें मौलाना साहब की जमात नहीं थी या थी? नहीं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनके कंसेंट के साथ सारा कुछ हुआ। दूसरी चीज़ ये कि एहतजाजी तहरीक के अब सिर्फ खद खाल तय किए जाएंगे। आज की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि TORs तय करने के बाद जो एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है वो विद इन फ्यू डेज़ वो TORs तय कर देगी। वो मेरा ख्याल है मेरे जाने तक शायद डेट भी अनाउंस कर दें कि इस डेट तक हमने करना है। उसके बाद वी विल गिव 10 days टू ईच रिस्पेक्टिव पोलिटिकल पार्टी टू गो बैक टू देयर लीडरशिप विद दोज TORs, और जहाँ वहाँ से अप्रूवल के बाद वी विल फाइनली अनाउंस इट के व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, अभी तक ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि सड़कों की एहतजाज वाली सिचुएशन है? नहीं, एहतजाज हमारी सतह तक तो फाइनल है। देखें, जहाँ तक MWM का ताल्लुक है, PTI का ताल्लुक है, SIC का ताल्लुक है, महमूद खान चकजई साहब की पार्टी का ताल्लुक है, अख्तर जान मेंगल साहब की पार्टी का ताल्लुक है, हम तमाम लोग तो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं। लेकिन अगर मौलाना साहब की जमात साथ नहीं होती तो उस तरह का डिसिप्लिन और उस तरह की स्ट्रीट पावर नहीं है ना साहिबजाद साहब? कौन सी स्ट्रीट पावर? आपको नहीं चाहिए स्ट्रीट पावर? नहीं, मेरी एक बात बताएं, मौलाना के पास एक जाहिर है एक बड़ी तादाद है, उनके मदारस हैं। स्ट्रीट पावर को मेरी अर्ज तो सुन ले, मेरे पास भी 6000 मदारस हैं। मैं भी उनका स्टूडेंट निकाल के लेके आ सकता हूं। फॉरगेट अबाउट दैट। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। नहीं, मौलाना की जमात की जाहिर है एक फॉलोअरशिप है, उनके पास कारकुनान की तादाद है, लेकिन देखें ये तो हर जमात का इस्तेहकाक है कि वो किसी भी तहरीक के अंदर शामिल होना चाहती है, नहीं होना चाहती। मैं अभी तक पॉजिटिव हूँ रिगार्डिंग मौलाना साहब। उसकी वजह यह है कि जो 2 रुकनी कमेटी बनी थी, असद कैसर साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, इन दोनों ने जो हमें अभी तक ब्रीफ किया है, जो कामरान मुर्तज़ा साहब तो नहीं, असद कैसर साहब ने, उसमें तो चीज़ें इंतहाई पॉजिटिव हैं। लेकिन उन्होंने जो रिटन डिमांड, उनकी जो इश्यूज थे उसके ऊपर रिटन रिप्लाई मांगा था, वो तो अभी तक आप लोगों ने दिया नहीं। उसकी वजह ये थी कि उस मीटिंग के फौरन बाद असद कैसर साहब हमारे साथ सिंध चले गए थे। हम 5 दिन के लिए सिंध थे। 12-13 तारीख को दी थी उन्होंने। नहीं, उसके बाद दी 12-13 सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने उसके बाद दी है उन्होंने। लेकिन चलें, बहरहाल 12-13 की भी अगर उन्होंने दी है तो उसके बाद आप देख लेना हैपनिंग्स। 5-7 दिन में तो चीज़ें नहीं फाइनल होनी। अब असद कैसर साहब फाइनलाइज कर चुके हैं चीज़ें। मसला ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को खान साहब के पास जाने नहीं दिया जा रहा। कल भी डयाला जेल के अंदर कन्वेंशन के बाद मैं, उमर अयूब साहब, जुनेद अकबर साहब, शहराम तरकई साहब और कमल शोजब साहब, हम तमाम लोग मौजूद रहे। 1.5 घंटा बारिश में खड़े रहे। अब अगर उन चीज़ों की अप्रूवल खान साहब से लेनी है तो लाजमी ये भी तो है ना कि अब जाने तो दें, अंदर कोई इजाज़त तो दें। अभी मेरा ख्याल अगर तो जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी तब तक जवाब नहीं आएगा। नहीं, अभी शायद, और जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोलॉन्ग इट एनीमोर। इट इज़ बीन डिसाइडेड टुडे कि हमने विद इन रमज़ान ही तमाम चीज़ों को सेटल करके रमज़ान में हमें वाइंड अप करना है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर कैसे पॉसिबल नहीं है। फिर अप्रैल और इस बार किस टाइप का एहतजाज होगा साहिबजाद साहब? वही तोड़फोड़ वाला या नॉर्मल वाला, पुरावन वाला? ये डिपेंड करता है ना। तोड़फोड़ हुकूमत करती है, हमने तो कोई तोड़फोड़ नहीं। हुकूमत तो जवाब देती है ना किस चीज़ का? जब तोड़फोड़ होती है तो। कौन सी तोड़फोड़ हमने की थी? आप लोग वो कील वाले डंडे और टीयर गैस और वो सारी चीजें नहीं लेकर गए थे साहिबजाद साहब? नहीं लेकर गए। वीडियोस मौजूद हैं साहिबजाद साहब। डंडा कारकुन ने हाथ में अगर वहां से पकड़ के उठा लिया आगे, ये तो कौन सा बंदूक पकड़ लिया तो कुछ नहीं होता। ये तो पकड़ी करते हैं। लिसन टू ये तो लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं खुद पख्तूनों की बहू। मैं बंदूक उठाने की फिलॉसफी पे यकीन नहीं करता। Which is the right way to go about it? नहीं, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। अभी तक I'm a very democratic, civilized, law-abiding citizen of Pakistan. मैं मेरे खिलाफ अभी तक पे आपको इसलिए अटकना भी चाहिए कि मैं वो आदमी जो TTP और बैंड आउटलेट्स की हिट लिस्ट के ऊपर हूँ। मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करने के बाद मुझे मेरा अपना ज़ाती वेपन भी अगर आप लेके निकलने की इजाज़त नहीं देंगे, मेरे गनमैन्स को मेरे साथ निकलने की आप इजाज़त नहीं देंगे, मैं अपने आप को मौत के मुंह में डाल दूँ।
اچھا میرا مجھے بتائیں، خاندان نہیں پوچھتا، تو اب ہم میری کیا جماعت نہیں expect پوچھتی کریں؟ میرے سے، اب ہم کیا اس لیے expect اچھا دوسری بات مجھے ایک clear اور، کریں۔ میں اگر خدا نخواستہ زندگی میں میرے لیے شاید سب سے تکلیف دہ مرحلہ یہ ہو کہ مجھے بندوق اٹھانی پڑے. میرے باپ نے میری تربیت نہیں ان گراؤنڈز کے اوپر کی. میں کبھی اٹھاؤں گا ابھی تو میں بتا کے اٹھاؤں گا، میں لک لکا کے چپ چپیتے اٹھانے والا بندہ نہیں ہوں. ریاست کا رویہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ہمیں احتجاج کیا کرنے کے لیے رویہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ساجد صاحب؟ Let's وہی go on that. رویہ جب مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے لانگ مارچز لے کے اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آئے تھے، اس اسلام آباد میں آئے تھے، راستے میں ایک سنگل ہرڈل کریٹ نہیں کی گئی تھی. دیٹ واز دا ٹائم آف عمران خان's گورنمنٹ. وہ بھی توڑ پھوڑ کیے بغیر چلے گئے تھے نا کون؟ ساجد صاحب. نہیں یہ ساری آپ کا جماعتیں کیا، نہیں آئے تھے چلے گئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا ہم ڈی چوک پہ بیٹھیں گے اور ہم بیٹھ کر جو ہے وہ جتنی مرضی دن تک دھرنے دیں گے، یہ نہیں کہا تھا. ڈی چوک میں نہیں کہا تھا، سپریم کورٹ کے آگے کھڑے ہو کے، اور موجودہ نون لیگ اس کے اندر شامل تھی. وہ انہوں نے کر لیا تھا. سپریم کورٹ کے باہر آ کے انہیں سب کچھ کرنے کی مکمل اجازت چلے تھی. گئے تھے نا پھر. کدھر چلے گئے تھے؟ They went away. تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں بھی آنے دیں، ہم آپ بھی چلے جائیں گے دیکھیں گے. وہ ہمارا مسئلہ نا کہ ہم جائیں گے یا نہیں جائیں ایگزیکٹلی گے. یہی مسئلہ ہے نا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے ساجد صاحب، نہیں آپ کی طرف بھی اور حکومت کی طرف. اس روڈ کے اوپر کسی کا قبضہ ہے؟ کیا قانون میں لکھا ہے کہ روڈ کسی کے باپ کی Is that not جاگیر ہے؟ red zone? نو، It is red zone. دیر از نو ریڈ زون. There is a میں مانتا ہی نہیں کسی designated ریڈ red زون کو. zone. میں ریڈ زون کو مانتا ہی نہیں ہوں. آپ کے نہیں پی ٹی آئی کے زمانے میں 2021 2022 کو ٹیچرز کے اوپر ٹیئر گیس کی شیلنگ ہوئی تھی کہ وہ ریڈ زون میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہونی چاہیے تھی. چلیں اسی پوائنٹ پہ ساجد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، آپ نے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی گفتگو سنی ہے. آپ نے میرے پروگرام میں فرمایا تھا کہ اگر تو کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتی ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگوں کے لیے ایک ہی سائیڈ پر بات کرنا آسان ہو جائے گی بجائے کہ آپ مختلف جماعتوں سے بات کریں. لیکن جو ہوٹل کی بکنگ کے حوالے سے ہوا اور اپوزیشن کو اپنی بات نہیں کرنے دی گئی، وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو بن رہی ہے ان کی بات نہیں کرنے دی گئی، روک دیا گیا، پھر لیڈرز کو پھیلان کے جانا پڑا. اس سے تو رانا صاحب ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ حکومت خوش ہے؟ لگتا ہے جیسے حکومت تھریٹنڈ فیل کر رہی ہے اپوزیشن کی الائنس سے. دیکھیں، جو کل وہاں پہ جو یعنی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ کانفرنس سے روکا گیا اور کوئی تالے وغیرہ لگانے کی وہاں پہ بات ہوئی ہے، تو جو میں نے معلوم کیا ہے وہاں پہ تو کسی نے یہ ذمہ داری نہیں لی کہ انہوں نے وہاں پہ تالے لگائے ہوں. جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہوٹل والوں کا معاملہ ہے کہ ہوٹل والے جو ہے وہ اس کانفرنس کے لیے جگہ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جا کے وہاں پہ کانفرنس کی ہے. کسی کو کانفرنس کرنے سے نہیں روکا گیا، کسی کو وہاں پہ تقاریر کرنے سے نہیں روکا گیا، کسی کو کوریج سے نہیں روکا گیا اور کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو اب یہ لوکل لیول پہ ایڈمنسٹریشن ایشو ہے. اگر وہاں پہ کسی نے تجاوز کیا ہے تو اپوزیشن اگر اس بارے میں کوئی اپلیکیشن دے یا اس بارے میں کوئی عدالت سے رجوع کرے تو اس کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کی انسٹرکشن یا کسی کو نہیں کہا گیا کہ انہیں کانفرنس کرنے سے روکا جائے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا تو پھر رک جاتی، پھر کانفرنس نہ ہوتی. وہاں پہ کانفرنس تو ہوئی ہے وہاں پہ. رانا صاحب، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کے سابق ساتھی سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے والے دن بھی دھمکیاں دی تھیں، ہوٹل والے ہمارے پاس آئے، ہوٹل والوں نے کہا. پھر عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں اس ٹائم پر، وہ بھی پارلیمنٹ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، اوبویسلی پارلیمنٹ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ چلا اور بڑے منت ترلے کیے ہوٹل والوں نے آ کر کہ ہمارے لیے مجبوری ہے، آپ کو معلوم ہے. تو اگر حکومت نے نہیں کیا تو لوکل انتظامیہ کی اتنی زیادہ کیا وہ ہاتھ لمبے ہو چکے ہیں کہ وہ جو مرضی جس ٹائم پہ بھی وہ کینسل کروا دیں گے؟ کیا یہ والی بات سمجھ یا منطق سے بالاتر نہیں؟ حکومت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ مینز فیڈرل کیبنٹ، کسی کیبنٹ ممبر نے یا کیبنٹ میں کوئی ایسا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوا کہ جی وہاں پہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کو روکا جائے. اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو یہ یعنی لوکل پولیس اسٹیشن کا یا لوکل جو وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر ہے ڈپٹی کمشنر ان کا ایشو ہے. ران صاحب، اگر اسی سچویشن کو فلپ کر کے دیکھا جائے اور آج اپوزیشن میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہوتی اور اس طرح سے روکا جاتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لوکل ایڈمنسٹریشن والی بات ہوتی؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اگر آپ لوگ اس جگہ پر ہوتے تو؟ دیکھیں، ہم اس بارے میں معلوم کرتے کہ جس نے روکا ہے
اور اگر ہمیں معلوم پڑتا تو ہم پوری جرت کے ساتھ اس کا نام لیتے، اس کی بات کرتے کہ یہ فلاں نے روکا ہے ہمیں. جی، تو آپ یہ کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی اور نے روکا جو کہ حکومت سے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ میں اشارہ کیوں کروں؟ یہ بات جو روکے ہیں ان کو کرنی چاہیے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو. ویسے میرا سبجیکٹ تو نہیں ہے یہ. رانا صاحب، آپ اور وزیر اعظم، لیکن وہ میرے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں یا گورنمنٹ پہ جو الزام لگا رہے ہیں، میں اس کی بالکل تردید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسے آرڈرز جاری نہیں کیے. اوکے، سو رانا صاحب، آپ یا پھر وزیر اعظم صاحب ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے آئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی، چاہے اپوزیشن میں تھے یا حکومت میں تھے. اگر ایسی پریس کانفرنس آ ہی گئی تھی جہاں آپ کو معلوم ہوا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ مسئلہ آ رہا تھا، تو کیا حکومت خود پرو ایکٹیولی نہیں کہہ سکتی تھی کہ دیکھیں ہمارا نام خراب ہوگا اگر اس طرح کا معاملہ ہوا، حکومت کے اوپر سارا ملبہ آئے گا، اپوزیشن بھی الزام حکومت پہ دے گی، تو ہم پرو ایکٹیو ہو کر سٹیپ اٹھاتے ہیں اور ہوٹل والوں کو کہتے ہیں، لوکل انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں. ایسا کیوں نہیں ہوا رانا صاحب؟ دیکھیں، ہمیں کیا معلوم تھا کہ اپنا ہوٹل کس ہوٹل میں انہوں نے بکنگ کروائی ہے؟ یا تو یہ ہے نا کہ یہ ہمارے پاس پہلے آ جاتے کہ جی یہ ہوٹل والے ہماری بات نہیں سن رہے تو آپ ان کے ساتھ بات کریں اور ہمارا معاملہ جو ہے اس کو طے کروائیں. دیکھیں، سارا معلوم ان کو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر کام جو ہے نا وہ حکومت کے ذمہ لگانا ہے، ہمارے ذمہ لگانا ہے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دی. تو رانا صاحب، کس کے ذمہ لگانا چاہیے انہیں یہ کام؟ انہیں ہوٹل جو انتظامیہ ہے ان کے ذمہ لگانا چاہیے، یا ہوٹل والوں سے پوچھے کہ انہوں نے کیوں انکار کیا ان کو. ہوٹل والوں سے کیا ہوٹل والوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو وزیر اعظم کا فون آیا؟ اچھا، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات فرمائی ہے رانا صاحب. آپ نے کہا ہے سارا پتہ ان کو بھی ہے لیکن الزام سارا حکومت پہ لگا دیتے. کیا پتہ ہے ایسا ان کو جو کہ الزام حکومت پہ نہیں لگانا بنتا؟ یہ ان کو پتا ہے کہ وہ یہ الزام غلط لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں وہ. اچھا رانا صاحب، I want to move a little bit forward. یہ حکومت آئی، سب سے پہلا یہ دعویٰ کیا کہ ہم آسٹیرٹی میجرز کی طرف جائیں گے، قوم اور ملک کے اوپر قرضہ بڑھا ہے، مسائل بڑے ہیں، اکنامک حالات خراب ہیں، تو ہم آسٹیرٹی میجرز پہ جائیں گے. ابھی کیبنٹ کے اندر 12 فیڈرل منسٹر اور 9 اسٹیٹ منسٹرز ایڈ کر دیے جاتے ہیں. رانا صاحب، کیا اسلام آباد کی حکومت، یعنی وفاق کو بھی دیکھنا ہے لیکن اب تو بہت سارے شعبے ڈیوالو ہو چکے ہیں، سو ایسی صورتحال میں اتنی لمبی چوڑی کابینہ کی ضرورت ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیں، جو نمبر آئین اور قانون پرمٹ کرتا ہے یہ تعداد اس نمبر سے نیچے ہے. اگر یہ اس سے ابو ہے تو میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن یہ اس سے نیچے ہے. اور ایک پورٹ فولیو یا ایک منسٹری، ایک ڈپارٹمنٹ جس کا بلین میں بجٹ ہے، اور اس میں اگر ایک اسٹیٹ منسٹر یا منسٹر کی تنخواہ یا اس کے اخراجات سے جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے تو پھر تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ایک ڈویژن موجود ہے اور اس میں بلینز کا خرچہ بھی ہے اور وہ ہونا ہے، تو اس کی پولیٹیکل سپرویژن کے لیے کیا ایک آدمی ہونا نہیں چاہیے؟ ایک آدمی جو ہے وہ تین منسٹریز کو جو ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. رانا صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو وزیر اعظم صاحب اداروں کو ضم کر رہے تھے، کچھ اداروں کو ختم کر رہے تھے، تو اب وہ ادارے جو کہ خالی پڑے ہیں، اگر ان کی ضرورت نہیں ہے تو یا تو ان کو 2 منسٹریز میں ڈال دیا جائے، کنسیڈرنگ کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا اب اتنا کمپلیکس نہیں رہا جتنی 18ویں ترمیم سے پہلے تھا. یہ ایکسرسائز ہو چکی ہے اور اس ایکسرسائز کے بعد جو ڈویژن یا منسٹریز باقی ہیں ان کے اوپر ایک ایک آدمی تو ہونا چاہیے نا، ان کا منسٹر تو ہونا چاہیے. رانا صاحب، اف یو ریممبر، جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کابینہ کے اندر فوج ظفر موج کھڑی کی تھی تو اس ٹائم پر پی ایم ایل این بڑا تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ آپ نے کہا تھا آسٹیرٹی میجرز ہوں گے، یہاں آپ کی کابینہ اتنی لمبی چوڑی ہے. قانون الاؤ کرتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن قانون کی الاؤنس کا کیا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا زیادہ خرچہ کم کیا جا سکے اتنا کم کیا جائے؟ جی بالکل، وہ کم کیا جانا چاہیے اور کیا جا رہا ہے. اس بارے میں جو آسٹیرٹی میجرز دیے گئے ہیں اس کی تفصیل جو لاسٹ
कैबिनेट का इजलास था, उसमें वो उसकी तफसील दी गई थी और मेरा ख्याल है वो मीडिया में जो है वो उसको बयान भी किया गया है। ये ऑस्टेरिटी मीडिया जो है वो लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये वाले पहले दावा किया गया था कि बहुत सारे स्टेट मिनिस्टर्स और फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो तनख्वाहें नहीं ले रहे। राना साहब, ये वाले मिनिस्टर्स तनख्वाहें लेंगे? जी, जो वज़ीर आज़म की पॉलिसी है उसके मुताबिक सभी जो है वो उसके मुताबिक अमल जो है वो करेंगे। तनख्वाह ना लेने और बैरून मुल्क जो है वो सफ़र जो है वो अपने खर्च पे करने या इकॉनमी क्लास में करने, ये जनरल रूल है वज़ीर आज़म की तरफ से और सभी उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। ये वाले मिनिस्टर्स भी ये भी पे नहीं लेंगे? You're confirming that? ये भी तो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का हिस्सा है। ये कोई अलग से तो कोई कैबिनेट वजूद में नहीं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट यकीनन इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो जमात है उस जमात के केपीके के लोग परवेज खटक साहब की मिनिस्ट्री के ऊपर बड़ा इस टाइम पर जो है वो एतराज़ कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब की तरफ से भी ये बात आई है। तो आपके जो अपने लोग हैं वो परवेज खटक साहब की मिनिस्ट्री के फेवर में नहीं है। राना साहब, ये इत्तेहादी हुकूमत बचाते बचाते अपनी जमात के अंदर मसले तो नहीं खड़े हो जाएंगे? देखिए, नहीं, कोई ऐसा मसला खत्म नहीं हो खड़ा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ठीक है, सियासी कारकुन जो है उनकी एक अपनी राय होती है, लोगों को एतराज भी होते हैं, लोगों का शिकवा भी होता है, लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वो अपनी तरजीहात भी होती है, उनको भी पेश नजर रखा जाना बड़ा जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच राना साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जरा क्रिकेट की दुनिया के ऊपर नजर डालेंगे कि आखिर हुआ क्या पूरे हफ्ते के अंदर। बुरी खबरें मिली पाकिस्तान को। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, 29 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का मेगा इवेंट आया और मेगा इवेंट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा मेहमानों को जगह देते हैं, छोड़े हमने क्या करना है, हम तो मेजबान है, कोई खैर है, हमारी कोई मसला नहीं। 8 टीमें, उन 8 टीमों के अंदर सबसे निचला जो दर्जा है वो पाकिस्तान का है। अफसोस की बात यह है कि मैचेस हारते गए। पहले हम न्यूजीलैंड से हारे, फिर इंडिया से हारे, बांग्लादेश का मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली अफगानिस्तान की टीम हमसे बेहतर रही। उन्होंने जी साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को हराया, अब वो सेमीफाइनल की दौड़ में पहुंच गए। इस टाइम पर ग्रुप ए के अंदर पाकिस्तान तो कंप्लीटली आउट है, इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं और ग्रुप बी के अंदर इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया, और अब जो मुकाबला होगा वो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में होगा कि कौन जाएगा इस टाइम पर नेक्स्ट लेवल तक। पाकिस्तान ने किया क्या है उसके ऊपर भी जरा डिस्कस करते हैं और हमने यही करते रहना है, ये भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ना उम्मीद ही नहीं फैलनी चाहिए क्रिकेट में। लेकिन अफसोस की बात यह है पूरा हफ्ता इस तरह की खबरें मिलती रही हम लोगों को कि हमने कहा चैंपियंस ट्रॉफी करने की खुशी को खट्टा कर दिया हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ने। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। थैंक यू वेरी मच तौसीफ साहब, आपने ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। यासिर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। थैंक यू वेरी मच यासिर, आपने ज्वाइन किया। पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे, आज आपकी बर्थडे है। और मुझे साथ ये बताएं कि ये जो हमने किया है या ये जो हमने खेला है इसको क्रिकेट ही कहते हैं? जी बिल्कुल, कोशिश तो हमने की है खेलने की क्रिकेट, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती थी। जिस तरह हम लोगों के, मैं समझता हूँ रिसोर्सेज जो थे वो पूरे नहीं थे इस टूर्नामेंट में। हम लोग ओपनर्स, रेगुलर ओपनर्स के साथ नहीं गए, मेक शिफ्ट के साथ गए, और हमने जो जिससे ओपन करवाई वो हमारे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं बाबर आजम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्म में नहीं थे। तो मेरे ख्याल से उनको वी पुट हिम इन ऑन स्पॉट, मतलब कि यार ठीक है अब नहीं हो रहा तुमसे तो इधर आके ट्राई करो। लेकिन उन्होंने 6000 रन किए हुए हैं, 19 सेंचुरी उनकी 3 नंबर पे, तो वो तो आपका ट्रम्प कार्ड है, आपने उसको उसी तरह यूज करना था। जहां तक ओपनर्स की बात है, आपको रेगुलर ओपनर्स खिलाने चाहिए थे। फखर जमान बिल्कुल वो थे, उससे पहले साइम बहुत अच्छी खेल रहे थे क्रिकेट, लेकिन वो अनफिट हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो प्लेयर्स ओवर द ईयर्स आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह इमामुल हक हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इन्होंने आपके लिए परफॉर्मेंसेस दी हैं एज एन ओपनर। तो अगर उनसे एक आध 2 सीरीजों में नहीं हुई तो आप इस तरह डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए प्लेयर को। ये पहले भी होता रहा है, तो अब देखें इसका हमने फिर देखा इसका खुमियाजा भुगता है। अच्छा, लेकिन दूसरी बात ये है कि यासिर, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। लेट्स टेक इट टू तौसीफ साहब एज वेल। तौसीफ साहब, मसला ये है कि जहां सियासत और
وہ والی پالیٹکس آ جاتی ہے نا کہ میں آگے تم آگے, وہاں کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے وہ سیاست کا شعبہ ہو, چاہے وہ صحافت کا شعبہ ہو, چاہے وہ کوئی اور شعبہ ہو, کرکٹ سمیت, اس کے اندر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. جو پالیٹکس ہے ود ان دا ٹیم, وہ ٹیم کے اسپرٹ کو تو توڑ دیتی ہے نا. تو آپ کو وہ بھی نظر آئی ادھر جس طریقے سے بین ہیئرنگ اباؤٹ دا انٹرنل پالیٹکس؟ شکریہ. ہم تو کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, ہمارے پاس آن کے کھیلیں, کھیل کو کھیل کی طرح سمجھیں, لیکن یہ تو ہمارے ہاں ہم خود ہی اس کا شکار ہوئے ہوئے, ہم دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں. اور یس بالکل اس میں کافی کچھ ہے, اور جس طرح ابھی یاسر نے بولا کہ ہم نے پراپر ٹیم نہیں بنائی, مگر غلطی مان بھی نہیں رہے. یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ غلطی نہیں مان رہے. 25 کروڑ عوام بات کر رہی ہے, اس میں کوئی 2000 تو پلیئر ہوں گے ہی ضرور, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اوپنر اور ایک اسپنر ایڈ کرنا چاہیے, اور مگر نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس سے ہی جائیں گے. تو ٹھیک ہے, نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ 4 دن کے اندر اپنے ملک میں ہمارے جو ہو رہی چیمپئنس ٹرافی 4 دن کے اندر ہم وہاں سے باہر ہو گئے, غلط پلاننگ کی وجہ سے, اور نظر آ رہی تھی ساری کچھ. اور میرا خیال ہے, میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, اب جو ہو گیا ہمارے ملک میں ہوئی ہے, ہم کچھ ہیں اس میں اپنی جگہ ہے, پر ٹیم نے جو کیا ہے اس کے ذمہ دار تو یہ لوگ ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں جب سے. 4 مینٹور آپ نے بلائے, چاروں مینٹور جو ہیں آپ کے وہ چلے ہوئے کارتوس کہوں گا تو ٹھیک ہے, چاروں جو بھی ہو. اس کے بعد آپ عاقب صاحب کو لائے, بالکل عاقب صاحب نے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا سارا کچھ, پچ بنائی اور وہ میچ جیتے. بٹ یہاں آن کر جو ہے ہم مات کھا گئے, اس لیے کھا گئے مات کہ ہم نے پراپر ٹیم ہی نہیں بنائی. اور سبھی کہہ رہے ہیں, میں ہی نہیں بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو نگ ہونے چاہیے تھے. اب دیکھیے نا, انڈیا کو تو ایڈوانٹیج ہو گیا, اس نے کہا ہم یہاں نہیں کھیلیں گے, اچھا بھائی جاؤ وہاں جا کے کھیل. وہ کھیلے, اور انہوں نے پتا ہے انہیں کہ وہ ایک جگہ ہم کھیل رہے ہیں, اور وہاں جو ہے انہوں نے جب 12 تاریخ آئی تو انہوں نے بجائے ادھر ادھر کرنے کے ایک اور اسپنر اس میں ایڈ کر لیا. تو ایڈوانٹیج جو ہو گیا نا ان کو, ہم ویسے ہی چلے جا رہے تھے. ہر ٹیم جو ہے جی 2 سے 3 اسپنر لے کے آ رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ویسے ہم اسپنرز کی وجہ سے تو توصیف صاحب فیمس ہوا کرتے تھے, اب ہمارے اسپنرز ہی غائب ہو رہے ہیں, عجیب سی بات ہے. لیکن یاسر ایک اور ایشو ہے, اس ٹائم پر انگلینڈ کے کیپٹن نے کہا ہے کہ جی میں تو مستعفی ہو رہا ہوں, میری کارکردگی صحیح نہیں تھی. ہمارے کیپٹن کہتے ہیں ہم سبق سیکھ رہے ہیں, اگلی دفعہ بہتر کریں گے. یہ وہ والا سبق تو نہیں ہے خالی کتاب پڑھ کے وہ بچے ایکٹنگ کرتے ہیں ہم سبق سیکھ رہے ہیں سبق سیکھ رہے ہیں, وہ سبق ہی نہیں سیکھا جا رہا, کب سیکھیں گے ہم؟ دیکھیں ہم جب کرکٹ جب سٹارٹ کی ہے ڈپارٹمنٹ سے, ہم نے سٹارٹ کی ہے. پہلے ایسوسیشن سے ہم جاتے تھے ڈپارٹمنٹ میں, ٹھیک ہے, ایسوسیشن ہم ریجن جب کھیلتے تھے تو وہاں سے ہم پرفارم کر کے جاتے تھے ڈپارٹمنٹ میں, پھر ڈپارٹمنٹ سے ہم آتے تھے پاکستان ٹیم میں. جب ہم ڈپارٹمنٹ کھیلتے تھے تو ہماری ایک مینجمنٹ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ہم اس کو آنسریبل ہوتے تھے. اگر ہم پرفارم نہیں کرتے تھے تو وہ ہم سے پوچھتے تھے, ہمیں ان کے اکاؤنٹیبلٹی چیک کی وجہ سے ہم لوگ پرفارم کرتے تھے. پریشر میں سے اپنے آپ کو ہم ہینڈل کرنا سیکھا ہم نے, اور جب پاکستان ٹیم میں آئے تو 2-3 سال ہم نے پرفارمنس دی. پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول ہماری جب تک آنسریبل نہیں ہوں گے نا ہم آگے, اس وقت ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ہم ہر کسی کو کسی کا آنسریبل ہونا چاہیے. تو اگر آپ سے ٹھیک نہیں ہوا تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرو. اس کے بعد جو لوگ ڈیسیجن میکر ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا یہی رستہ ہے کہ آپ آنسریبل ہو. جب آپ آنسریبل نہیں ہوگے, ریجنز میں کوچز کسی کو آنسریبل نہیں ہے, اوپر جو ڈائریکٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ وہ ان کی ٹرانسفر کر دیتے ہیں ادھر ادھر, اس طرح نہیں ہوتا. آپ آنسریبل ہوگے پرفارمنس کے ساتھ. وہ چیز مسنگ ہو رہی ہے ہماری ڈومیسٹک میں. اب ہماری ڈومیسٹک نا لڑکے بڑا انڈر پریشر ہو کے کھیلتے ہیں. ہم لوگ پریشر کو ہینڈل کرنا سیکھتے تھے, ہم لوگ پریشر کے اندر رہ کے اس کو ہینڈل کرتے تھے. And that's the best way you go about it. پریشر میں رہ کے آپ ڈیفینسو ہوں گے تو پھر آپ کو اسی طرح کی کارکردگی نظر آئے گی. آپ اوفینسو پہ بیٹھ کر کھیلیں تو پھر بات الگ ہے. لیکن توصیف صاحب, عجیب بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ سے تو ہم پہلے بھی ہارتے رہے, ابھی ایک سیریز آ رہی ہے, اور اس سیریز کے اندر ہم لوگوں کی ٹیم کی کمپوزیشن کے اوپر اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ٹیم جس نے یہ کارکردگی دکھائی ہے ماشاءاللہ, اس کو لے کر جانا چاہیے یا بالکل ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے؟ توصیف صاحب.
कॉम्बिनेशन आपने जाहिर है, अभी आप साउथ अफ्रीका इन जगह पे गए थे, कुछ प्लेयरों को आपने चांस दिया था, मगर यहाँ आने के बाद अब तौसीफ साहब की आवाज कट रही है। गलत किया। अब आपको देखिए, अब बनाने की अगर आप बात करते हैं ना पाकिस्तान टीम को, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 4 से 5 साल लगेंगे, अगर आपने वही जो अभी यासर कह रहे थे कि सबके ऊपर मतलब फिर हम ना ही समझे तौसीफ साहब, आपकी ऑडियो कट रही है, मैं कोशिश करती हूँ फोन लाइन के ऊपर आपको कनेक्ट कर लें। यासर 4 से 5 साल मतलब हम तब तक क्रिकेट को खैर बात कहते हैं, एटलीस्ट व्यूअर्स। नहीं देखिए, मतलब ये है कि आपको बेसिक्स पे आना पड़ेगा, आपको ड्राइंग बोर्ड पे आना पड़ेगा। आपको जो पाकिस्तान की जो लेगेसी है ना, वो यही है कि हम लोग प्रेशर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करते थे। अब हम प्रेशर सिचुएशन से निकल नहीं सकते। जब हम स्टार्ट अच्छा देते हैं वो मैच हम जीतते थे, अब हम स्टार्ट अच्छा देते हैं, हम फिनिश अच्छा नहीं कर सकते। हम स्टार्ट भी अच्छा नहीं देते, फिनिश भी अच्छा नहीं करते, हम स्टडी भी नहीं कर सकते शिप। तो प्रॉब्लम क्या है मुझे आप बताएं ना। आपके जो यंगस्टर्स हैं उनका माइंडसेट T20 का है, उनके मसल मेमोरी नहीं है। बैटिंग की मसल अपनी मेमोरी होती है, आप खड़े रहते हैं, लंबा खेलते हैं। आपने देखे जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं जो भी, उनकी मसल मेमोरीज होती हैं। हमारे जो है वो कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। T20 खेला जी, 20 ओवर की क्रिकेट है, 20 ओवर की और 10 ओवर बैटिंग की और निकल गए। इस तरह नहीं होता। अब आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। आपका जो डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसको आप 6 महीने पहले अनाउंस करें। सारे लड़कों की अवेलेबिलिटी लें, जो भी आपके टॉप स्टार्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, जो सब अवेलेबिलिटी अपनी शो करें। उसके बाद वो अपना प्लान बनाए किसी लीग का, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने डिपार्टमेंट्स को वैल्यू करें। आपकी जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, क्योंकि उसमें एक प्लेयर की अकाउंटेबिलिटी होती थी, वो नौकरियां उनको मिलती है, पैसे मिलते हैं। अब तो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, 5-6 लाख रुपए दे रहे हैं मंथली। तो अच्छा, इससे क्या होगा? एक और बड़ा मसला है। जी कंप्लीट कर ले जी। मैं एक और मसले की तरफ भी जा रही हूँ तौसीफ साहब। जब अपना काम छोड़ के बाकी सारे कामों की तरफ ध्यान होगा तब भी बड़ा इशू होता है ना। पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, आप कमा भी अच्छा रहे हैं, आप खेल भी सकते हैं, सकत भी रखते हैं, तो फिर डेफिशिएंसी वहां है कि उनको अकाउंटेबल प्लेयर्स को कोई नहीं ठहरा रहा, इसलिए वो भी रिलैक्स हो गए कि ठीक है पूछने वाला नहीं है। या वो जो यासिर कह रहे हैं कि मसल मेमोरी नहीं रही, थोड़े खिलाड़ी जो हैं वो T20 की वजह से छुई मुई हो गए। व्हाट इज द रीजन? व्हाट डू वी नीड टू फिक्स? देखिए, आपके पास एक बंच है 20-25 का। अच्छा, अभी हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो आपके प्लेयरों ने, यानी आपका कप्तान भी जो आए और लोग आए, उन्होंने प्लेयर बनाने की कोशिश ही नहीं की। और फिर उसके बाद कुछ धड़े जिसे कहते हैं ना, वो धड़े बन गए। और मैं इस तरह की बातें टीवी पे पहले नहीं करता था, बट आपने अमेरिका जाके जो है वो जिस तरह आप अमेरिका से हारे और उसके बाद हमने कई चीजें सुनी लोगों से, हमें फील हो गया और फील बिल्कुल ठीक हुआ कि आपने कप्तानी पे लड़ाई, कभी किसी पे लड़ाई, कभी किसी को खिलाने की बात, कभी किसी को खिलाने की बात, उसमें आपने टीम का बेड़ा गर्क ही करके रख दिया। और अब मैंने जैसे आपको कहा था कि 4 से 5 साल लगेंगे, वो डिपार्टमेंट, मैंने इससे वर्स्ट डोमेस्टिक सीजन आज तक नहीं देखा मेरी इतने कैरियर में। 80 में मेरा डेब्यू हुआ था, इससे वर्स्ट मैंने जो है डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखी। और तौसीफ साहब, यही सारा क्रक्स है। तौसीफ अहमद साहब, यासिर नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच कि पिछले 45 साल के अंदर तौसीफ साहब ने इससे वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं देखी। नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। इसके बाद ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद एक इंतहाई अहम टॉपिक गजा के हवाले से बात करेंगे। सी आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान में तो रमज़ान का चांद नजर नहीं आया, लेकिन अरब ममालिक के अंदर इस टाइम पर रमज़ान की तैयारी उरूज पर है। और फ़लस्तीन के अंदर इसके बावजूद कि इसराइल ने कितनी बर्बरियत और जारहियत के अंबार जो हैं वो लगाए हुए हैं फ़लस्तीन के अंदर, और किस तरीके से बुरे तरीके से मुतासिर किया हुआ है फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को, वहाँ फिर भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारियाँ जोशो खरोश पे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मगरबी किनारे के अंदर जो महंगाई है और तंगदस्ती है, उसकी वजह से रमज़ान की बरकतों को लेकर फ़लस्तीनी अवाम बड़े पुरुमीद हैं। इस हफ्ते को 600 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर रखी थी, ये दावा करते हुए कि जी हमास ने कैदियों की रिहाई के दौरान इनके साथ बड़ा नारवा सलूक रखा था। और जो नारवा सलूक रखा था वो आपने देख लिया था कि
ہفتے کو جو 7ویں مرتبہ قیدیوں کے تبادلے میں حماس نے 6 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا تھا اور اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کو رہائی کو مؤخر کر دیا تھا، وہ جو جس کو بڑا برا رویہ رکھ رہے تھے، وہ تھوڑی دیر میں ابھی میں فوٹیج بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی، وہ لٹرلی اسرائیل کے جو ہاسٹیجز تھے وہ بوسے دے رہے تھے حماس کے جو جنگجو تھے یا جو سولجرز ہیں ان کو۔ دوسری طرف حماس نے اس تاخیر کو سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے کہ یہ تو سیز فائر کی اور جو ایک وائلیشن ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو گریڈ اپون تھا ہاسٹیج کو ایکسچینج کا جو ایشو تھا اس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے قیدیوں کے تبادلے کے اندر چھٹا مرحلہ تھا، اس چھٹے مرحلے کے اندر حماس نے 3 اسرائیلیوں کو رہا کیا اور اسرائیل نے تقریباً 369 فلسطینیوں کو رہا کیا تھا۔ 27 فروری کو اسرائیل نے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت تقریباً 640 فلسطینی قیدیوں کو تاخیر سے رہا کیا تھا۔ رہائی پانے والے قیدیوں میں 500 غزہ، درجنوں مغربی کنارے اور 97 قیدی ایسے ہیں جو کہ مصر منتقل کیا گیا، جن کو کئی قیدیوں کی زندگی بھر کی سزائیں بھگتنے کے بعد اپنے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ کئیوں کی